नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए इस टॉपिक को हम आगे के और अग्रसर करते हैं। हम पढ़ रहे थे उत्सर्जन तंत्र, और उत्सर्जन तंत्र में हमने इसके चित्र के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। इसके अलावा इसमें प्रमुख अंग जो हैं कार्य करते हैं उनके बारे में हमने देखा था कि इसके अंदर एक जोड़ी पाए जाते हैं वृक्क, यानी एक जोड़ी किडनी पाए जाते हैं। इसके अलावा एक जोड़ी इसके अंदर मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। ये होते हैं प्रमुख उत्सर्जन अंग के अंग होते हैं। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग होते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य मानव शरीर में क्या होता है, तो देखिए, वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, कुछ इस प्रकार का डायग्राम था, और यहाँ से किडनी जुड़ी हुई होती है ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किडनी से जो भी मूत्र बनता है वो मूत्र वाहिनी से होता हुआ यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ इसको मूत्राशय कहते हैं, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। इसी प्रकार इधर भी एक किडनी होती है दोनों तरफ, और दोनों किडनियों का ही सेम काम होता है, रक्त में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को छानना। यानी मूत्र बनने का प्रमुख उद्देश्य है रुधिर में से वर्ज्य, वर्ज्य का मतलब होता है हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना। इसे कहा जाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ क्या हुआ कि रक्त में या शरीर में उपस्थित हानिकारक नाइट्रोजनी अपशिष्ट, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छानकर शरीर से बाहर निकालना, ये होता है मूत्र बनने का प्रमुख उद्देश्य। तो आगे की ओर चर्चा करते हैं कि मानव ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, ये किडनी के द्वारा किस प्रकार होती है। तो आज की हमारी हेडिंग रहेगी वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। वृक्क जो होता है, जिसे अपन किडनी कहते हैं, ठीक है, इस किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे क्या कहा जाता है, वृक्काणु कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में नेफ्रॉन भी कहा जाता है। क्या ध्यान रखना आपको, नेफ्रॉन। ठीक है, वृक्काणु के मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। अब ये वृक्काणु बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या क्या भाग होते हैं, देखिए, एक तो होता है कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये क्या होता है, ये पतली भित्ति वाला रुधिर केशिकाओं का एक गुच्छ होता है, या कोशिकाओं की जगह यदि केशिका लिखा जाए ना, केशिका, तो ज़्यादा ये वेरीफाई इसको करेगा। केशिका का अर्थ होता है पतली पतली रक्त नलियाँ। ठीक है, जबकि कोशिका का अर्थ अलग हो जाता है, तो यहाँ केशिका की जगह केशिका होना चाहिए, केशिका गुच्छ। दूसरी चीज़ होती है बोमेन संपुट, तीसरी बात होती है नलिकाकार भाग, और लास्ट में आता है संग्राहक वाहिनी। तो इसको समझिएगा, ये रहा अपने पास इसका डायग्राम। तो ये देखिए, ये रहा नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन की संरचना, इसको मैं पहले ऊपर से बता देता हूँ आपको, सबसे आगे से। ये देखिए, इस संरचना में हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लोमेरुलस कहाँ है। तो देखिए, आप सबसे पहले ये जो गोलाकार संरचना आपको दिख रही है, ये वाली, ये वाली, इस बॉक्स का नाम होता है बोमेन संपुट। देखिए लिखा हुआ बोमेन संपुट। ठीक है, ये वाला बोमेन संपुट होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, इस बोमेन संपुट के अंदर देखो ये एक रक्त नली आ रही है, ये अंदर की ओर ब्लड ले जाने का काम करती है। ठीक है, इसे कहा जाता है अभिवाही धमनी। ये वृक्क धमनी की शाखा लिखा है ना, मतलब जो बाहर से वृक्क धमनी आती है, जो इस किडनी के अंदर जाती है, उसकी एक छोटी सी शाखा होती है, और इसका नाम होता है अभिवाही धमनी। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ये अभिवाही धमनी क्या करती है, आगे जाके यहाँ गुच्छा बना लेती है, यहाँ। ठीक है, और इसी गुच्छे का नाम क्या, देखो ये लिखा, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना आपको। ग्लोमेरुलस के बाद में देखिएगा, ये नली जो है आगे जाके देखो ऐसे कुंडलित संरचना बन गई। ऐसे देखिए कितनी बार इतनी कुंडलित हो गई है, बहुत ज़्यादा कुंडलित हो गई है, इसलिए इसे कहते हैं वृक्काणु का नलिकाकार भाग। ये नलिकाकार भाग या इसको कुंडलित भाग भी कहते हैं। ठीक है, ये जो बाहर निकलती है यहाँ से नली, ये जो बाहर निकलती है, इसे कहते हैं वृक्क शिरा की शाखा, और इसका नाम होता है अपवाही धमनी। अभी मूत्र विसर्जन या मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में इसमें समझाऊंगा आपको, तब और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले इसके बारे में कुछ खास चीज़ें समझ लेते हैं। और ये वापस आ गई आपकी वृक्क धमनी, यानी ये ब्लड को लाने वाली काम करती है। ठीक है, और ये ले जाने वाली। ठीक है, दूसरी बात, इस नली को अपन ध्यान से देखें तो देखिएगा, ये नली यहाँ से आते हुए यहाँ पर मुड़ जाती है और एक लूप बना लेती है। क्या बनाती है, लूप। इसलिए इसको कहा जाता है हेनले का लूप। क्या कहा जाता है, हेनले का लूप। हेनले नामक साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया, इसलिए इसका नाम हो गया हेनले का लूप। उसके बाद में ये देखिए, फिर इस बार ऐसी नलिकाकार संरचना बनाती है, और ये जो आप मोटी वाली संरचना देखते हो, इसको कहा जाता है संग्रहण नलिका।
ठीक है। तो ये तो होती है नेफ्रॉन की संरचना। ये किसकी संरचना है भाई? नेफ्रॉन की संरचना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नेफ्रॉन के द्वारा मूत्र निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो देखिएगा, पहले यहाँ से अपन कुछ जो इसकी लैंग्वेज है उसको समझते हैं कि क्या लैंग्वेज क्या कह रही है। सबसे पहला काम होता है केशिका गुच्छ निस्यंदन। अब ये क्या है केशिका गुच्छ निस्यंदन? देखिए, केशिका गुच्छ निस्यंदन में क्या होता है, वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, ये रहा अपना डायग्राम वापस, ठीक है, ये रहा बोमेन संपुट। इसने क्या कहा कि वृक्क धमनी की कोई एक शाखा जिसे कहा जाता है अभिवाही धमनी, ये अभिवाही धमनी यहाँ पर देखिए कहाँ प्रवेश करती है, वृक्काणु में प्रवेश करती है। ये आगे से बहुत पतली होती है, पीछे से चौड़ी होती है, जिससे यह है उच्च दाब के कारण, किसके कारण? उच्च दाब के कारण बोमेन संपुट के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ और पौष्टिक पदार्थ सब यहाँ कहाँ छन जाते हैं? बोमेन संपुट में छनकर एकत्रित हो जाते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है निस्यंदन, ठीक है। छानने को निस्यंदन कहते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं। तो यहाँ निस्यंदन की क्रिया होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। ये क्या होता है? वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, लवण है, जल है, इनका पुनः क्या हो जाता है? अवशोषण होता है। इसका क्या अभिप्राय? देखिए, इसमें देखिए वापस डायग्राम में, यहाँ जो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ जो अवशोषित हुए थे पदार्थ, चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ हो चाहे पौष्टिक पदार्थ हो, वो क्या जाएंगे? वो यहाँ नलिकाकार में जाएंगे। जो नलिकाकार संरचना दिख रही है ना आपको, ये ऐसे ऐसे, ये इस नलिकाकार संरचना में जाएंगे, ठीक है। यहाँ जाएंगे, जब यहाँ पर जाकर इकट्ठे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ तक, यहाँ तक, ये वाला भाग जो आप देख पा रहे हो, ये वाला, यहाँ जब आ जाते हैं ये पदार्थ, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पौष्टिक पदार्थ, कैसे? पौष्टिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, वसा है, जल है, ये सारे पौष्टिक पदार्थ क्या होते हैं? यहाँ पर अवशोषित कर लिए जाते हैं, वापस अवशोषित कर लेते हैं। तो फिर तीसरा काम क्या बच गया? ये पीछे क्या बच जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन अपशिष्ट यानी कि अपशिष्ट पदार्थ बच जाएंगे। और यही अपशिष्ट पदार्थ किसका निर्माण करेंगे? मूत्र का निर्माण करेंगे। लेकिन एक बात हमारी यहाँ पर अधूरी रह जाती है। वो क्या बात है कि जब ये पौष्टिक पदार्थों का अवशोषण कर लेता है तो वो कहाँ जाएंगे? तो तीसरा चरण होता है अंतःश्रवण, यानी इसको कहें कि वापस उस नली में डालना जो इसको लेकर जाएगी, ठीक है। तो हम जैसे मान के चलिए कि मैं एक यहाँ निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पर पौष्टिक पदार्थों का अवशोषण हुआ है, यहाँ पौष्टिक पदार्थों का अवशोषण हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, ये देखिए लाल वाली जो नलियाँ है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये लाल वाली नलियाँ इनसे जुड़ी हुई होती है। तो ये वापस किस में चले जाते हैं? इस नली में चले जाते हैं। कौन? पौष्टिक पदार्थ। तो इस नली का नाम क्या है? इस नली का नाम है अपवाही धमनी। और अपवाही धमनी से ये किस में चले जाते हैं? वृक्क शिरा में चले जाते हैं। और वृक्क शिरा आपको पता है ब्लड को वापस कहाँ लेके जाती है? शरीर के प्रत्येक भाग में। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से एक बार फिर समझा देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि ब्लड यहाँ से कैसे गया साफ होकर। तो इसको मैं एक बार फिर समझाता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। मैं एक साइड में एक छोटा सा और डायग्राम भी बना देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में रहे कि ये क्या हो रहा है। देखो, जैसे मान के चलिए कि ये तो अपना जैसे मैं इनको कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये मैं ग्रीन बना देता हूँ, या अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही ले लेता हूँ, आप भूलो नहीं। तो एक तरफ ले लेता हूँ रेड और दूसरी तरफ ले लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं देखिए। अब मैं इसमें एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको। ये जो होती है ना, ये इसे कहा जाता है वृक्क धमनी। ये ब्लड को लेकर आती है, यानी ये लाने का काम करती है। और ये जो रेड में आप देख रहे हो ना, ये होती है वृक्क शिरा, ये ब्लड को ले जाने का काम करती है। तो मैं यहाँ पर एक किडनी बना देता हूँ, ये लो मैंने किडनी बना दी। अब मुझे बताओ, इस नली की जो ब्लैक वाली, इसकी नली की एक छोटी सी कोई ना कोई नली जो होगी, वो नली कहाँ जाएगी? यहाँ आएगी। देखो, यहाँ आएगी और यहाँ आकर यहाँ पर गुच्छेनुमा संरचना बना लेती है, जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। यहाँ आने के बाद इसी की नली एक गुच्छा बनाने के बाद वापस बाहर निकलती है। ये देखो बाहर निकली है, यानी अभी तक शुद्ध ब्लड वापस नहीं आया है, ठीक है। अभी तक उसी नली में है, किसी में? ब्लैक वाली में, अभी इसी में ही है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर सारे पौष्टिक और अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये पौष्टिक पदार्थ यहाँ आगे जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ इस नली में पौष्टिक पदार्थों का पुनः क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। पौष्टिक पदार्थों का पुनः क्या हो जाता है? अवशोषण होता है। ये अवशोषण होने के बाद इन पौष्टिक पदार्थों को कहाँ डालती है? देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, वापस एक बार बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे पौष्टिक पदार्थ यहाँ अवशोषित हुए, ठीक है, यहाँ पर
यहाँ पर अवशोषित होते ही ये रेड वाली नली में डाल देंगे। कहाँ पे डालेंगे? ये रेड वाली नली में, ठीक है। अब वापस समझना कि रेड वाली नली थी कौन। यहाँ देखा जाए इस डायग्राम में, यानी यहाँ से देखिए, ये यहाँ से आई थी, ये वाली है रेड वाली नली। यानी अभी तक ब्लड किस में घूम रहा है? अभी तक ब्लैक की नली जो संरचना होती है उसी में घूम रहा है। ये जो ब्लैक नली है आगे इस प्रकार गई, आगे जाकर ये कहाँ प्रवेश कर गई? बोमेन संपुट में प्रवेश कर गई, ठीक है। बोमेन संपुट में वापस निकली और ऐसे घूमने लग गई इधर उधर, यानी ब्लड अभी तक वापस नहीं आया। तो अब ये ब्लड जैसे रेड वाली में आएगा तो रेड वाली से ये वापस किस में चला जाएगा? ब्लू वाली में से चला जाएगा। और ये ब्लू वाली कौन होती है पता है? ये वाली जो ले जाने का काम करती है, यानी इसका नाम क्या है? वृक्क शिरा। तो वापस ब्लड किस में आ जाएगा? वृक्क शिरा में आएगा और वृक्क शिरा द्वारा कहाँ चला जाएगा? शरीर के प्रत्येक भाग में। तो ये इस प्रकार कार्य करती है, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ पदार्थ होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मूत्र नाम दे देंगे, ठीक है। देखो इसको, नलिका स्त्रवण, ये क्या है? देखिए, यूरिया के अतिरिक्त जल और लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्रहण वाहिनी और मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित हो जाता है तथा मूत्र दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया बहुत आसान है। 3 चरण ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होगा? बोमेन संपुट में क्या होगा? निश्चंदन। निश्चंदन के बाद यहाँ नलिकाकार संरचना में क्या होगा? अवशोषण। अवशोषण के बाद पुनः वापस क्या हो जाएगा? पुनः स्त्रवण। पुनः स्त्रवण मतलब वापस शुद्ध पदार्थ जो है वो नलिका में डाल दिए जाते हैं। पीछे कौन बचेगा? मूत्र, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बात करते हैं। एक कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल वृक्क, ये क्या होते हैं? देखिए, आर्टिफिशियल वृक्क आपको पता हो, यदि हमारी किडनी फेल हो जाए तो वहाँ पर आर्टिफिशियल वृक्क लगाया जाता है। वो क्या काम करता है? किडनी वृक्क अपोहन यानी कृत्रिम वृक्क अपोहन। ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है? निष्कासन। किडनी फेल हो जाए तो उसको एक मशीन द्वारा क्या किया जाता है? उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। प्राय एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, जिसमें से उत्सर्जन मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपोहन क्या है, ठीक है। अब पादपों में भी ये पदार्थ उत्सर्जित होते हैं। जिस प्रकार अपशिष्ट पदार्थ मानव में बनते हैं, पादपों में बनते हैं। लेकिन पादप इनको कैसे निकालते हैं? देखो, वातस्फोर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पा लेते हैं। यदि पादप को लग रहा है कि मेरे अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है तो कौन सी क्रिया कर देंगे? वातस्फोर्जन। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित करते हैं। जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या करते हैं? इनको स्टोर कर लेते हैं। और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो रेजिन और गोंद के रूप में बाहर निकाल देते हैं। और पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने पास मृदा में भी क्या कर देते हैं? उत्सर्जित करते हैं। तो पादप भी अपने अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार बाहर निकालते हैं। तो ये जो अपना चैप्टर था ये हमने यहाँ कंप्लीट एंड कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 7th नंबर, उसका हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।